Hello students, as promised, I am going to discuss today the two topics that you people had messaged me. The one was structure of organizing, that is in chapter 4. So first I will be explaining you the structure of organizing in chapter 4, and then one more that is in chapter 3, process of plan. ठीक है, तो we are going to study these two concepts today. uh, the first is organizing in organizing structure of organizing. So students, structure of organizing या organization. Okay, see, the functions of management starts with planning. Okay, and then you have to organize your resources, and that means you are also talking about an organization. ओके तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, तो उसमें एक स्ट्रक्चर होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का. जैसे हमारे एक बॉडी है, तो हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर है. वी हैव 2 hands, 2 eyes, 1 nose. ठीक है ना, एक हमारा एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राइट. तो सेम वे इवन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन यू गो, द एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज अ स्ट्रक्चर वेर इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिफाइंड. ओके, कौन सा डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट में वर्कर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारा जो है ना वो डिसाइडेड होता है और वो डिफाइन करता है उसका स्ट्रक्चर. सो दैट इज व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. स्ट्रक्चर ऑफ, देखो यहाँ पे लिखा है जैसे द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वेट आई जस्ट डू अ स्लाइड शो. यस, सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो एक 3-4 स्ट्रक्चर जो है ना, जनरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देखो तो दे विल हैव एनी ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स. सो इसमें 3 स्ट्रक्चर तो मेन है. वन इज योर लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, द अदर इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के स्ट्रक्चर ऑलरेडी दिए गए हैं या मैनेजमेंट में दिए हैं. सो अकॉर्डिंग टू दैट your organization will come under one of these structures. Okay, तो पहला वाला जो है ना, that is linear organization. एक डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, that will help you in understanding linear organization. Linear organization में क्या होता है, the organization is divided into various departments. Okay, and there are, in that departments there are specific employees working for that department. एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपके स्कूल का एग्जाम्पल ही ले लो. ओके, इन द स्कूल इफ यू सी, यू हैव द ट्रस्टीज, ट्रस्टीज के नीचे यू हैव द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे, ओके, आफ्टर द प्रिंसिपल कम्स द वेरियस कोऑर्डिनेटर्स. ओके, यू हैव अ प्रेप सेक्शन, वन डिपार्टमेंट, you have primary section, then you have the secondary section, and then you have the higher secondary section. ठीक है, ये आपके डिपार्टमेंट्स हो गए. In every department you have specific teachers. Like for example, prep section के teachers prep section में ही पढ़ाते हैं. Primary section के teachers primary section में पढ़ाएंगे. Okay, then you have the secondary and then you have the higher secondary. So that way, and then you have the students, right? So the same way, okay, here if you see in an organization also, there are various departments. In departments there are various officers in charge of those departments who can be called as the managers, and every department has a set of employees. ठीक है, like for example यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है एक CEO है, who is the chief executive officer. उसके अंडर में you can have, if you see any organization में 2 मेन डिपार्टमेंट हो सकते हैं, राइट. एक होता है आपका मैनेज प्रोडक्शन, दूसरा होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और उसके अंडर में भी अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, हियर यू हैव अ फैब्रिकेशन एंड असेंबली डिपार्टमेंट. देन ऑन द अदर साइड, दैट इज इन एडमिन, यू हैव द सेल्स एंड द सेल्स ऑफिसर. ठीक है, ये आपके और टेक्स्ट बुक में जो है ना, उसमें से भी आप देख के लिखोगे तो इजी रहेगा. ओके, इन और एक एग्जाम्पल, दिस इज अ वेरी ओल्ड और द मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट सिंपल काइंड ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन. जैसे स्केल का कैसे लीनियर इसलिए बोलते हैं, जैसे एक स्केल के यूनिट्स कैसे होते हैं, एक के नीचे एक, बस वैसा ही है. That's why it is known as linear organization, or it can also be called line organization.
one of the examples of linear organization is an army organization. In an army also various levels are there. You have the और हर एक level पे the officers in charge are having one designation है ना. जैसे सबसे ऊपर होंगे जनरल, फिर जनरल होते हैं, उसके बाद मेजर, उसके बाद कर्नल, उसके अंडर में आर्मी ऑफिसर्स, उसके अंडर में फिर सोल्जर्स, रेजिमेंट अलग अलग होती है, बस सेम वे. सो दैट इज व्हाट इज लाइन और लीनियर ऑर्गेनाइजेशन. देखिए लीनियर ऑर्गेनाइजेशन is defined, देखो that means what, linear organization will have a different, will be classified in different departments. पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे और हर डिपार्टमेंट में अलग एक डिपार्टमेंटल मैनेजर होगा और उनके अंडर में एम्प्लॉइज होगा. ओके, वेरी सिंपल. In as per each section or area, a separate departmental head is appointed. Like you have a production manager, sales manager, marketing manager, accounts manager, that way. The departmental head is answerable to the superior. Like for example, देखो आपके जो prep section है या जो primary section है या जो उसके जो coordinators है, they are answerable to the principal. Okay, जो teachers है, suppose the higher secondary section के teachers है, they are answerable. Okay, they are answerable to the higher secondary coordinator. Higher secondary coordinator is answerable to the principal. The principal is answerable to the trustee. Same way. Okay, so the area head is given all the necessary power needed as per his or her department. वो तो देना ही जरूरी है, because you have to assign some kind of power. If you are giving responsibility, तो responsibility के साथ power देना बहुत जरूरी है. Okay, so every departmental head or manager will have the power. Okay, and as per the department, the power is given to that particular manager. In this type of organization, division is not done according to the work but according to the department. मतलब काम functions के हिसाब से divide नहीं होता है, it is divided, different departments ही बनाए गए. Like for example, अगर आप simple तुम्हारे स्कूल का देखो, तो स्कूल में अगर आप functions देखो, तो function तो teaching का ही function होता है ना. तो फिर भी हम department teaching wise तो नहीं कर रहे, हम department किस तरह से कर रहे हैं भाई, एक prep section का department ही अलग बना देते हैं. फंक्शन से रिलेटेड नहीं होता है. दिस इज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर फर्स्ट मेड एंड देन फंक्शंस आर डिफाइंड. ओके, सो दैट इज व्हाट इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन. लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर्स पावर फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो तो वैसे ही होगा, द पावर विल फ्लो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम. मतलब हु विल गिव द ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस. द टॉप मैनेजमेंट विल गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू द बॉटम लेवल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल. मतलब जो भी काम करके देना है वो कौन करके देगा, पूरा जो भी काम इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको फॉलो करके कंप्लीट करना काम. हु विल डू दैट, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन फ्रॉम द बॉटम लेवल टू टॉप लेवल. ओके, सो द पावर फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप लेवल. Such organization is more favorable where the small size of organization, work area is limited, and the problems of control and discipline are also limited. मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के फंक्शंस नहीं करने होते हैं, उनको आप एक स्ट्रक्चर, एक डिपार्टमेंट में अलग 3-4 डिपार्टमेंट में आप वर्क को डिवाइड करके उसमें एम्प्लॉइज एम्प्लॉय कर सकते हो. ऐसे स्मॉल साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. ओके, तो इसमें देखिए 6 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए आएगा, 6 पॉइंट बना के आपको लिखना. तो ऑलरेडी आई हैव गिवन 7 पॉइंट्स, यू कैन राइट एनी ऑफ द 6. ओके, सिंपल है. डिपार्टमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं, उन डिपार्टमेंट में मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं और हर डिपार्टमेंट के अपने सेट ऑफ एम्प्लॉइज है. और स्कूल का एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल. द एग्जाम्पल दैट यू कैन थिंक अबाउट इज ऑफ द स्कूल, ऑफ योर स्कूल. प्रेप सेक्शन के टीचर्स प्रेप सेक्शन में ही काम करते हैं, वो उठ के फिर वो जाके हायर सेकेंडरी में काम नहीं करेंगे. इवन दो द फंक्शन इज द सेम ऑफ टीचिंग, बट स्टिल योर डिपार्टमेंट इज डिफरेंट एंड दैट्स व्हाई यू आर going to work only in prep section and not go and teach in higher secondary section. Clear? So this is what is linear organization. First one. The second one is this one. Yes. Functional organization diagram you need to see from the textbook.
क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर आप देखो ना तो डायग्राम थोड़ा सा ऐसा देख के ऐसे लगेगा कि ओके बहुत कंफ्यूजिंग डायग्राम है, तो ऐसा डायग्राम नहीं है। ओके, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में पहले डिफाइन करते हैं डिपार्टमेंट और उसके बाद उसमें वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं। जबकि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड एज पर फंक्शंस। पहले फंक्शंस डिफाइन करते हैं, अलग अलग फंक्शंस जो भी है उसके एक अलग से डिपार्टमेंट बनते हैं, ठीक है। फंक्शंस आर सेपरेटेड and in that those functions are performed by the various managers, and in those functions then later on the managers have the employees, ठीक है। इसके लिए you can refer to your textbook of page number 40 दिया है यहाँ पे, तो वो आप रेफर कर सकते हो। एक मिनट में एक बार वापस से इसको आपको हेल्प कर देती हूँ इसके लिए। I will be having the textbook. Okay, students, see you. Here you have this functional organization. Here, see, now in functional organization, as I told you, the departments are divided as per the functions that you are performing, because there are various functions that are performed. तो इसकी वजह से फंक्शंस, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शंस अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस अगर परफॉर्म करने हैं और हर एक फंक्शन के लिए अगर आप एक ऑफिसर अपॉइंट करते हो, ओके, सो देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपने डिपार्टमेंट्स को अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस that are to be performed, according to that you have separated or you have divided the organization. तो यहाँ पे इन्होंने देखो कैसे फंक्शंस को फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों दिया है, क्योंकि एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करने, दूसरा होता है फैक्ट्री डिपार्टमेंट दैट मीन्स द प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म करना है। इसीलिए दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पहला तो डिवाइड किया। उनके अंडर में यू हैव ऑल द अदर officers who are doing their individual functions. You have a public relation officer, you have a discipline officer, he will only look into the discipline part. You have the accounts officer who has only one thing to do, that is looking after the accounts. Then you have the guidance officer on one side, that is an administrative. If you see on the production side or the factory department side, you have a group officer, the time officer who looks after the timing of the the people coming and do जो भी उनका टाइम आने का जाने का वो पूरा जो भी देखना है वो। फिर क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर एंड देन द मेंटेनेंस इंजीनियर हु इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द मशीन्स, ठीक है। उसके बाद उसके अंडर में यू हैव द एम्प्लॉइज हु आर नॉट जस्ट असाइंड टू दैट वन पर्टिकुलर ऑफिसर but they are common. That's why employees on one side and workers on the other side, they are common to all these officers. उसका मतलब ये है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के भी जो एम्प्लॉइज है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, डिसिप्लिन ऑफिसर है, अकाउंट्स ऑफिसर है, उसके कुछ खुद के अलग से कोई एम्प्लॉइज नहीं होंगे, सारे एम्प्लॉइज एक होंगे, जिनको भी काम होगा वो ऑफिसर उन एम्प्लॉइज को काम देगा। ओके, उसी तरह से वर्कर्स के यहाँ पे भी वर्कर्स आर कॉमन और उनके ऊपर ये सारे जो भी फंक्शंस के जो ऑफिसर्स है वो लोगों के लिए अलग से कोई वर्कर्स अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, वर्कर्स विल बी कॉमन। ओके, हर कोई जाके इन वर्कर्स को काम दे सकता है। इसीलिए इफ यू सी ग्रुप ऑफिसर में भी वर्कर्स है, टाइम ऑफिसर भी विल ऑल्सो लुक कैन गिव वर्क टू द वर्कर्स, देन कंट्रोल ऑफिसर कैन ऑल्सो गिव एंड मेंटेनेंस इंजीनियर। और यही नहीं, अगर इसी फैक्ट्री डिपार्टमेंट में जो ऑफिसर्स है या मेंटेनेंस इंजीनियर है, अगर उसको एम्प्लॉयज के साथ काम है, मतलब अगर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में किसी के साथ एम्प्लॉयज का कोई कुछ काम करवाना है या कुछ काम देना है तो वो भी वो दे सकता है। एंड दैट्स व्हाई मेंटेनेंस इंजीनियर ऑन वन साइड ही कैन गिव वर्क टू द वर्कर्स, on the other side he can give it to the employees. That's why that zigzag kind of a line that you can see. The same way
here in public relation officer can give work to the employees, and if he has work to be given to the workers, he can give work to the workers. So employees और workers जो भी रहेंगे वो same रहेंगे. Okay, ये individual officers के individual workers नहीं होंगे. That is the main difference between functional organization and linear organization. main तो यही फर्क है. ठीक है. So this is what I wanted to explain. ठीक है. तो इससे आपको समझ में आ जाएगा. Now we will move on to the PDF once again. Just a minute. Okay. See here. What is given here as the structure structure is formed in which the experts with specialized are given special responsibilities in that new. मतलब जो जिनकी जो expertise है उनको वो sorry excuse me, उनको वो काम दिया जाता है. ओके, दैट इज व्हाट इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल पर्सनल ऑफिसर. ओके, HR ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, ही विल बी रिस्पॉन्सिबल ओनली एंड ओनली फॉर लुकिंग आफ्टर रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन एक्सेट्रा. ओके, so in this structure, see the formation. In this structure, the distribution of work is not done according to department but according to the nature of work. ठीक है. And in each kind of work, experts are appointed. मतलब जो भी ऑफिस फंक्शन है उसके एक्सपर्ट अपॉइंट किए जाते हैं एज ऑफिसर्स. ओके, एंड दे आर द एडवाइजर्स एंड आल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स. ओके, द सुप्रीम पावर रेस्ट्स विद द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO के पास पूरा पावर है. As per the diagram, the unit can be divided into two parts. First, I already explained. One is administrative department, the other is factory department. Okay, and each unit has its own list of activities and work, and in the same way is assigned to different officers. According to this, each officer can give orders. So, as I told you, each officer of that department can give orders to the employees. Okay, employees under him to perform the task. In this type of organization, it should be considered that not a single work remains unassigned, and at the same time not a single work is assigned twice. ये देखना बहुत जरूरी. नहीं तो क्या इतने सारे अलग अलग फंक्शन है, ऑफिसर्स है, कभी कभी वही एक फंक्शन जो एक ऑफिसर कर रहा है दूसरा भी वही वो फंक्शन कर रहा है. इस तरह से नहीं होना चाहिए. ना दो बार एक वर्क होना चाहिए और ना ही ऐसा हो कि कोई एक काम रह गया. इसलिए when you sit and you decide on the organization structure, you need to see whether you want to go for functional organization, linear organization. Okay, अगर बहुत सारे और खास करके अगर बहुत सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने हैं तो आपको लिस्ट बना के यू हैव टू अपॉइंट द एक्सपर्ट्स ताकि कोई भी फंक्शन आपका छूट ना जाए. ओके, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स इन विच देयर इज मोर वेराइटी टू बी सीन. Okay, in the work, this kind of structure is favorable. So that is what is functional organization. Now comes matrix organization. देखिए, now matrix organization is the little different kind of an organization. Okay, matrix organization में क्या होता है, एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डिसाइडेड होता है और वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो किसी एक मैनेजर को दिया जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू लुक इन टू ऑल द एस्पेक्ट्स, ओके, ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर विच इज रिक्वायर्ड फॉर दैट टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट ए. अभी सपोज प्रोजेक्ट ए है आपका टू कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज. ओके, अभी कंपनी ने कंस्ट्रक्शन कंपनी है बड़ी वाली. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करना है ब्रिज का. तो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट हेड को दे दिया है. ओके, सपोज वो है प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट ए जो उसका मैनेजर है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है पूरे प्रोजेक्ट में जो भी चीजें करनी है, जो भी अपॉइंटमेंट करना है, जितने भी एम्प्लॉयज रखने हैं, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोजेक्ट हेड की होती है. ओके, जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है तब तक ही रिमेन्स एज अ हेड ऑफ दैट प्रोजेक्ट. द मोमेंट दैट वर्क इज कंप्लीटेड देन once again he can come back to his original designation. Okay, now एक बहुत easy example अगर मैं दूं तो एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं.
देखिए, whenever the school has going to, suppose a school is going to organize a sports day, तो जनरली स्पोर्ट्स डे का अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए हु बिकम्स द हेड ऑफ दैट स्पोर्ट्स डे का पूरा अरेंजमेंट और वो सब करना, द स्पोर्ट्स टीचर. तो द स्पोर्ट्स टीचर इज द प्रोजेक्ट हेड ओवर हियर. ओके, और वो स्पोर्ट्स टीचर का काम क्या है कि स्पोर्ट्स डे में क्या काम करवाना है, क्या ड्रिल्स रखने, कितने स्पोर्ट्स रखने, कितनी कॉम्पिटिशन्स रखनी है, कौन से दिन को रखना है, किसको बुलाना है, ये पूरा डिस्कशन या पूरा डिसीजन जो होगा वो ये स्पोर्ट्स मैनेजर जो है या जो स्पोर्ट्स सर है वो पूरा लेते हैं. ओके, और वो पूरा प्रोजेक्ट स्पोर्ट्स डे कंप्लीट नहीं होता है तब तक ही इज द होल एंड सोल. ही और वो जो भी प्रिंसिपल होगा वो भी उसी को पकड़ेगा कि भाई ये काम नहीं हुआ क्या आउट. ओके, सो ही इज द वन हु इज द प्रोजेक्ट हेड ऑफ दैट होल स्पोर्ट्स डे. Once the sports day is over, he comes back to his original position, that is a sports sir. है ना. सेम वे हियर ऑल्सो. बस इतना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन में प्रोजेक्ट्स जब तक कंप्लीट नहीं होते तब तक आप हेड होते हो उस प्रोजेक्ट के. उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी वर्क है, जो भी अपॉइंटमेंट है, जो भी काम करवाना है, दैट इज फॉर दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल. दैट मीन्स द प्रोजेक्ट हेड इज रिस्पॉन्सिबल. सो दैट वे अ कंपनी कैन हैव प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, and for every project there is a project manager. Complete? Understood? So बहुत ही सिंपल है. ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम है वो करिए. ये मेरे पास जो डायग्राम मुझे मिला था वो मैंने लिखा है यहाँ पे. So matrix organization is a modern kind of organization which has two different types of structure. One is a simple kind of structure which forms the part of decision making, and second is the technical problem solution based, which is called project structure. The combination of this results in matrix structure. In this type of structure, इतना सारा मत देखिए कि ये दो में डिवाइड होता है, एक डिसीजन एडमिन का होता है, एक टेक्निकल, ये सब छोड़ दो. इतना कुछ लिखना है. देयर आर टू स्ट्रक्चर्स. ओके, यहाँ पे इतना ही याद रखो कि एवरी प्रोजेक्ट मैनेज, yes, every organization here in this type of organization structure, each project manager is given a different type of work and responsibility. As much project managers are appointed as per the number of projects. The responsibility of the project manager is what? ये important है, is to successfully complete the project assigned to him on time. The experts from different staff members are obtained from different work area. वही करता है ना स्पोर्ट्स जो सर है वो क्या करते हैं, फिर उसमें वो डांस टीचर का हेल्प लेते हैं या किसी और मैडम का हेल्प लेते हैं, किसी और सर का हेल्प लेते हैं. वो कौन बोलेगा? प्रिंसिपल पहले ही बोल देते थे कि ये स्पोर्ट्स सर है, ये पूरा ऑर्गेनाइज करने वाला है स्पोर्ट्स डे का. ही इज द गोइंग टू हेड, ही इज द हेड ऑफ दैट होल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम इवेंट. ओके, वो जो भी काम देते हैं सारे टीचर्स मिलकर वो काम करेंगे, है ना. तो बस यही ये बात बोली है. The experts have different staff. The experts from different staff members are obtained from different work area. Such selected experts are divided into two groups. Okay. For example, research expert, computer expert, etc. हाँ, मतलब वो according to the expertise the workers are divided and the work is given. बस simple ऐसे, ठीक है. That's what it is. Okay, so here we completed, and then the next part is over here. थोड़ा है और हाँ. These experts are obtained from different work groups. Once the work is done, they are sent out to their respective work area to which they belong. Okay, एक बार डांस टीचर की हेल्प ले ली, डांस टीचर का काम हो गया, उसके बाद उनको बोला जाता है ओके थैंक यू थैंक यू. या ड्राइंग सर की ले ली हेल्प, ड्राइंग मैडम की हेल्प ले ली, है ना. स्पोर्ट्स डे में तो आपको कभी कभी डेकोरेशन या जो भी करना तो उसके लिए भी हम ड्राइंग मैडम या कोई भी सर जो होंगे उनकी भी हेल्प तो लेनी पड़ेगी आर्ट के लिए. वैसे दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फेवरेबल वेयर इट इज नेसेसरी टू कंबाइन टेक्नोलॉजी एंड फंक्शंस. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. नाउ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर. Okay, but this is seen in every organization where you have formal organization, informal organization always exists. ओके, तो ये तो बहुत ईजी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं. क्लियर. मेन तो वो तीन ही थे. लीनियर विच इज़ डिवाइडेड इनटू डिपार्टमेंट्स, फंक्शनल विच इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस फंक्शंस, एंड थर्ड इज मैट्रिक्स. ठीक है,
देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आई थिंक यू पीपल में गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज कि भाई दो में डिवाइड किया जाता है, एक होता है टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट और एक होता है एडमिन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। तो मतलब ये सिंपल बोल रहे हैं कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट लिया जाता है तो उसको दो में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अगर उसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड वर्क है तो उसके लिए अलग से लोग अपॉइंट किए जाते हैं जो वो टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर वर्क और वो सब करे। और दूसरा होता है एडमिन, जहाँ पे वो एडमिन फाइल वर्क है वो सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना उसका काम करे। बस इतना ही है, ज़्यादा इसमें कोई ये मत सोचो कि भाई इसमें क्या आएगा। बस जितना दिया है मैंने, जो पॉइंट्स दिए उतना याद रखो, ये समझ में आ जाए। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और इसमें था प्रोसेस। आई थिंक दिस फीचर्स स्टूडेंट्स पहले तो 5 मार्कर है इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जनरली लीनियर, फंक्शनल और मैट्रिक्स ये पूछे जाते हैं। मैट्रिक्स नहीं तो एटलीस्ट लीनियर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन तो पूछते ही है। डायग्राम करो तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं कि नहीं मतलब इफ यू डोंट ड्रॉ देन मार्क्स विल बी कट एंड ओके, but it is better to draw the diagram, and it will be asked for 3 marks. You have to draw the diagram and explain the points, and you'll 6 points explain that. Okay, now we will move on to the planning chapter में process of planning. देखो इसमें this is a 5 marker chapter, so you have to learn this for 5 marks. Okay, इसमें फीचर्स लिमिटेशंस बार बार पूछे गए। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, ये 3 तो बहुत बार पूछा गया है। और ये जो है ना टाइप्स ऑफ प्लान्स 2 मार्क्स या उसके लिए पूछे जाते हैं, 2 या 3 मार्क्स, लेकिन ये 5 मार्कर में नहीं आता है। ओके, और प्रोसेस ऑफ प्लानिंग कभी कभार यस दे आस्क। ओके, ये भी बहुत कम पूछा गया है, लेकिन यस दे कैन आस्क दिस ऑल्सो। So now process of planning. First of all, planning starts with determining the objectives. पहले तो आप determine कीजिए, पहले तो सोचिए कि आपको क्या what are your objectives that you want to achieve. जैसे मुझे achieve करना है, I want to double the sales of my company. This is my objective. In the next 1 year, I want to double the sales of the company. ठीक है, अब ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो पहले तो डिफाइन कीजिए कि आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद है क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। अब देखिए क्लैरिफाइंग प्लानिंग प्रीमाइसेस मतलब थोड़े से अजम्पशंस आपको करने पड़ेंगे। ओके, आप थोड़ा सा जब भी हम सोचते हैं कि नहीं मुझे ये अचीव करना है, तो वो अचीव करने के लिए यू आर गोइंग टू अज्यूम ना कि हाँ ऐसा होगा और मैं ये करूंगी और मेरा ये ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। So that's why you have to assume certain things. You need to forecast about future, and then you need to find out how are you going to achieve those objectives. देखिए मैं आपको एक बार read करके दिखाती हूँ. That is called premise is nothing but assumptions you have to make certain. Forecasting is done after consideration of internal and external factors affecting business unit. इसका मतलब तुमने डिफाइन तो कर लिया कि तुम्हें डबल करना है सेल्स कंपनी, लेकिन उसके बाद यू विल हैव टू थिंक, डिफाइन तो कर लिया, इसके बाद यू हैव टू थिंक कि ओके देखिए अभी मैंने ये डबल तो करना है, बट आई हैव टू टेक इन टू अकाउंट द इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच विल हैव एन इफेक्ट ऑन माई ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट। अचीव तो करना है लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा, अच्छा ठीक है अभी हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो अभी हमें डबल करना पड़ेगा प्रोडक्शन। एक्सटर्नल फैक्टर्स में ये देखना पड़ेगा कि भाई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, कंपटीशन क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे तो आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो ओके चलो ठीक है, फैक्ट्री में आप और लोगों को एम्प्लॉय करोगे, ये सब हो जाएगा, लेकिन आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स भी देखना है कि व्हाट इज द कंपटीशन आउटसाइड। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और तुमने तो सोच लिया नहीं आई वांट टू डिटरमाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव, तो यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट, फोरकास्टिंग करना है, विजन यू कैन से, फाइन थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर, and then you will have to clarify certain assumptions रखने पड़ेंगे दिमाग में। ठीक है, after determination of objectives, clarification of planning premises must, which means you are assuming or forecasting something कि this is what is going to happen and so we are going to do this so that we are able to achieve the objectives. Clear?
Now, if the premises are not clear, you just thought कि okay, we are going to achieve or we are going to double the sales of the company. But then you have to think ना कि भाई internal सारे factors को तो ध्यान में रखिए, दूसरे सारे external factors भी है, तो उसको बैठ के assume तो कीजिए, forecasting तो कीजिए कि कैसे करेंगे, achieve कैसे करेंगे इसको, है ना. इसके लिए you have to sit and you have to plan. दैट इज क्लैरिफाई करना है, आगे का फोरकास्टिंग करके फिर चलना है. ठीक है. उसके बाद है कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू. चलो सोच लिया कि हमको डबल करना है सेल्स नेक्स्ट ईयर, ये साल में डबल करना है सेल्स. तो पहले तो सोचो कि अभी का सेल तो पहले पता होना चाहिए ना. तो फाइंड आउट, कलेक्ट इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करिए. आस्क द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड सी कि ओके ये last 3 months में this was my sales figure, in the next 3 months and this was my production, this was my sales. okay, इसका अगर हम ट्रेंड देखें तो और 2-3 महीने में इतना बढ़ेगा, उसके बाद इतना बढ़ सकता है. ऐसे करके आपको ये सोचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा. उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो दैट इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस यू हैव टू कलेक्ट फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट. ठीक है. अब आपके पास इंफॉर्मेशन भी आ गई, आपने सोच भी लिया, प्लान आपका ऑन पेपर हो गया. ठीक है, प्लान तो नहीं हुआ लेकिन आपने सोच लिया कि किस तरह से आप थोड़ा इसका इम्प्लीमेंट करने वाले. अब आप प्लान करके यू विल मेक एन अल्टरनेटिव प्लान ऑल्सो. ओके, alternatives मतलब you will find out about what are the ways in which you are going to double the sales of your product. okay, क्या क्या ways हो सकते हैं, है ना. एक तो मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊँ, एक मैं अपने गुड्स की प्राइस जो है वो कम कर दूँ, एक मैं मार्केटिंग भी कर दूँ, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा पैसे डालूँ. तो दीज आर द वेज, दीज आर वेरियस प्लान्स दैट आई कैन थिंक अबाउट ऑफ फॉर इंक्रीजिंग माई और डबलिंग द सेल्स ऑफ माई कंपनी, डबल करने के लिए. तो दैट इज व्हाट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्लान्स. ठीक है. अब ये अल्टरनेटिव प्लान्स प्रिपेयर करने के बाद यू हैव टू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव्स. नाउ okay, this is one plan, this is one alternative, this is the second, this is the third, this is the fourth. ये सारे ऑप्शंस है, इसमें से आपको इवैल्यूएट करोगे, सोचोगे, थिंक करोगे कि कौन सा बेस्ट रहेगा प्लान टू इम्प्लीमेंट. ओके, सो दैट इज व्हाट इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स. ठीक है. उसके बाद आफ्टर यू इवैल्यूएट द अल्टरनेटिव देन यू थिंक, मतलब यू विल स्टार्ट स्टडिंग द अल्टरनेटिव्स. ओके, और उसके बाद यू विल सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव पॉसिबल. ठीक है. सो नाउ यू सिलेक्टेड द अल्टरनेटिव. आफ्टर दैट यू विल फॉर्मुलेट एंड इवैल्यूएट अ सब्सिडियरी प्लान ऑल्सो, दैट मीन्स प्लान बी. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सब्सिडियरी प्लान, सब्सिडियरी प्लान इज वेट 1 मिनट. अरे हाँ, subsidiary plan is not plan B, sorry. You will also find out your primary plan and your secondary plan. Okay, like for example यहाँ पे इन्होंने अच्छा दिया हुआ है, देखो example, a car manufacturing company is taking a decision to make or buy tires, then it is known as subsidiary plan. अभी उनको कार मैन्युफैक्चर करना है, डबल द कार, जो भी कार मैन्युफैक्चरिंग करनी है उसको, उसका जो प्रोडक्शन है वो उसको इंक्रीज करना है. ठीक है. तो अभी कार मैन्युफैक्चर करते वक्त नाउ व्हाट दे नीड, दे अभी बहुत सारे कंपोनेंट्स उनको मैन्युफैक्चर करने होते हैं. तो वेदर दे विल नाउ दैट सब्सिडरी प्लान क्या, मेन प्लान क्या है, कार मैन्युफैक्चर करना. सब्सिडरी प्लान कौन सा है कि वेदर यू वांट टू बाय द टायर्स और यू योरसेल्फ वांट टू मैन्युफैक्चर द टायर्स. ये हो गया सब्सिडियरी प्लान. मतलब एक मेन प्लान और उसके सपोर्ट में जो दूसरा प्लान बनेगा दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी प्लान, दैट इज नोन एज द सब्सिडियरी प्लान. सॉरी, आई थॉट दे आर टॉकिंग अबाउट प्लान बी, बट नहीं, ऐसा नहीं था. सो दिस इज व्हाट इज योर सब्सिडियरी प्लान. एंड आफ्टर एवरीथिंग यू विल इवैल्यूएट वंस अगेन ऑल दैट यू डिसाइडेड, राइट फ्रॉम डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, देन प्लानिंग प्रेमाइज, फिर सारे अल्टरनेटिव्स, फिर जो सिलेक्ट किया उसको देखोगे, सब्सिडरी प्लान जो बनाया उसको स्टडी करोगे. ओके, एंड देन द प्लान विल बी इवैल्यूएटेड एंड देन इट विल बी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, एंड इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, व्हेन इज लुक एंड लीप अडॉप्टेड.
When we proceed step by step, the principle of look and leap is adopted. ये वाला बहुत ही important question है students. This is asked in 1 or 2 marks. Look and leap is adopted. That means whenever you are executing the plan, हम blindly plan बनाया है, उसका execution blindly नहीं करेंगे ना. हर बार जो हम plan को execute करेंगे तो उसका outcome भी देखेंगे. Okay, you will first see the outcome and then you will take the next step. So that is what here it is written. जब भी हम जंप करेंगे, सपोज व्हेन वी आर रेडी टू जंप, यू लुक ना, एक बार तो हम देखेंगे ना नीचे, फिर हम जंप करेंगे. लीप मतलब जंप करना. ओके, सो लुक एंड लीप, दैट्स व्हाट इट मीन्स. सो वेन एवर यू आर इवेल्युएटिंग योर प्लान और वेन एवर यू आर executing the plan, you proceed one step by step, which is known as look and leap. That is when look and leap is adopted. Okay, so yes, with this we completed this question also. Very simple process of planning. First determine your objectives, then you forecast for the future, then you collect and analyze the information related to your objectives. ठीक है, then you prepare alternatives. बहुत क्या क्या कर सकते हैं उसका alternatives बनाइए, उन alternatives को evaluate कीजिए, check करिए, okay, study कीजिए. उसके बाद select out of that, you select the best alternative. Then you also formulate and you also evaluate a subsidiary, मतलब your secondary plan. Okay, main plan and your secondary plan, and then you evaluate the whole plan. That is known as, that is all with relate to the process of plan. Okay, so yes, with this I completed both the answers. One was structure of organization in which you had doubt, that also I completed, and the other was process of plan. ये भी हो गया. इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो हमने जिसमें ग्रुप, you know very well, in the group you can ask me or you can send me a message, or if you want me to make a video on some other topic also, please message me in the group so that I can make the video and you can get the video and you will be able to learn from it. Okay, chalo student, I hope you have enjoyed the lecture and you understood. Keep seeing my videos, जितना अंडरस्टैंड कर सको. नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ सेंड मी मैसेज मी या कमेंट सेक्शन जो यूट्यूब में है. आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी मुझे पूछ सकते हो जो भी आपको डाउट है. ओके, चलो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स.